मंच पर विराजमान गुजरात के राज्यपाल श्रीमान ओम प्रकाश कोहली जी, राज्य के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान आत्माराम परमार जी, रेलवे बोर्ड के सदस्य श्री A.K. मित्तल जी, राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर J.N. सिंह, प्यारे भाइयों और बहनों, केम छो? હું પણ મજામાં. અને દેશ પણ મજામાં. हमारे देश में रेलवे देश के सामान्य जन से जुड़ी हुई व्यवस्था है. गरीब से गरीब परिवार को भी रेलवे एक सहारा रही है. लेकिन दुर्भाग्य से रेलवे को उसके नसीब पर छोड़ दिया गया और गत 30 वर्ष में खास करके, जबकि दिल्ली में मिलीजुली सरकारें रहती थी और उसमें एक प्रकार से जो साथी दल रहते थे वे तब मंत्रिपरिषद में जुड़ते थे या सरकार को समर्थन देते थे अगर उनको रेल मंत्रालय मिले तो. यानी एक प्रकार से रेल मंत्रालय सरकारें बनाने के लिए, रेवड़ी बांटने के लिए काम आता था. ये कड़वा सत्य है और उसका परिणाम ये आया कि जिस भी राजनीतिक दल के व्यक्ति के पास रेलवे गई उससे रेलवे की चिंता कम रही. बाकी क्या रहा होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं. इस सरकार ने रेलवे को प्राथमिकता दी है. रेलवे का विस्तार हो, रेलवे का विकास हो, रेलवे आधुनिक बने और रेलवे जन सामान्य की जिंदगी में एक क्वालिटेटिव चेंज के साथ मददगार कैसे बने. और आपने पिछले 2.5 साल में रेलवे के कार्यकलाप को देखा होगा तो आपको ध्यान में आता है. पहले की तुलना में बजट डबल कर दिया गया. ये छोटी बात नहीं है. और रेलवे का उपयोग गरीब से गरीब को होता है, इसलिए इतना बड़ा बजट रेलवे के लिए खर्च करने का तय किया. पहले अगर दिन में डबलिंग का काम साल भर में कुछ किलोमीटर होता था तो आज डबलिंग का काम पहले से 2 गुना 3 गुना हो रहा है. पहले रेलवे में गेज कन्वर्जन का काम, मीटर गेज से ब्रॉड गेज बनाना, नैरो गेज से ब्रॉड गेज बनाना, ये काम
आखिरी तबके में रहता था, उसको प्रायोरिटी दी गई। पहले की तुलना में उसको अनेक गुना अधिक सफलता पाई। रेलवे डीजल इंजन से चले, कोयले से चले, एनवायरमेंट के प्रश्न, डीजल से चले तो दुनिया भर से विदेश से डीजल इंपोर्ट करना पड़े, एनवायरमेंट की भी रक्षा हो, विदेशी मुद्रा भी न जाए, डीजल से रेलवे को जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ कैसे ले जाया जाए। बहुत बड़ी मात्रा में तेज गति से आज रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, रेल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन बनाने का काम हो रहा है। आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेलवे के क्षेत्र में आया है और दो बड़े लोको इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग के काम के लिए वो काम आने वाला है। भविष्य में वो पूरे रेलवे की गति बदलने वाले इंजन बनाने का काम होने वाला है। इन सारी बातों के साथ साथ सफाई से लेकर के रेलवे में सुविधा, उसको बल दिया गया। बायो टॉयलेट, वरना हम जानते हैं कि स्टेशन पे रेल की पटरियां गंदगी से भरी रहती है। बहुत तेजी से उस पर काम बढ़ दिया, बहुत बड़ा खर्चा है, लेकिन ये तत्काल न दिखे, लेकिन लंबे अरसे तक बड़ा लाभ करने वाला स्वास्थ्य की दृष्टि से एक परिवर्तन का प्रयास, उस दिशा में बड़ा बल दिया है। रेल की गति कैसे बढ़े, वरना पहले से चल रहा है, चलती थी, बैठे हैं, उतर जा सकते हैं, फिर दौड़ करके चढ़ जा सकते हैं, ये सब बदला जा सकता है। स्पेशल मिशन मोड में काम चल रहा है कि एग्जिस्टिंग जो व्यवस्था है उसमें क्या सुधार करें ताकि रेल की गति बढ़ाई जाए। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन ला रहे हैं, विश्व भर से टेक्नोलॉजी की दृष्टि से लोगों को जोड़ रहे हैं कि सेफ्टी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और चुनौती भी है। विश्व में टेक्नोलॉजी का परिवर्तन इतना हुआ है कि रेलवे को सुरक्षित बनाया जा सकता है। बहुत बड़ी मात्रा में बजट खर्च करके कंपार्टमेंट हो तो उसको भी किस प्रकार से सुरक्षा दी जाए, उसके लिए चिंता और व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही है। फ्रेट कॉरिडोर, रेल दुनिया में 70% कार्गो माल सामान रेल से जाता है, 30% रोड से जाता है। हम ही एक ऐसे देश हैं कि जहां 15-20% रेल से जाता है, 70-80% रोड से जाता है। और जब रोड से कार्गो जाता है तो बहुत महंगा हो जाता है। अगर कोई सोचे कि गुजरात में पैदा होने वाला नमक जम्मू कश्मीर तक जाए और बाय रोड जाए तो वो इतना महंगा हो जाएगा, कोई खरीद नहीं सकता। और इसलिए रेल के माध्यम से जितना ज्यादा कार्गो ट्रांसपोर्ट होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ता मिलेगा। और इसलिए कार्गो को बढ़ाने की दिशा में काम चल रहा है। मैंने रेलवे के लोगों को काम दिया था, आते ही मैंने कहा नमक, रेलवे का जो कंटेनर होता है उसकी अपना वेट 16 टन होता है और फिर उसमें मुश्किल से 2 टन 3 टन नमक आता है। मैंने कहा 16 टन का कंटेनर 6 टन का हो जाता है क्या? अगर वो 6 टन का हो जाए तो 12 टन नमक जाएगा और नमक जाएगा तो नमक जहां पहुंचेगा वहां मुफ्त में मिलना शुरू हो जाएगा और नमक पैदा करने वालों का नमक भी बहुत जल्दी पहुंच पाएगा। रेलवे ने डिजाइन तैयार की है नमक ले जाने के लिए कैसे कंटेनर हो ताकि वेट कम हो। यानी एक एक चीज को बारीकी से बदलाव करने की दिशा में रेलवे कार्यरत है और मुझे विश्वास है
कि बहुत तेज गति से रेल बदल जाए। सामान्य मानवी को सुविधा तो बढ़ेगी, दूर सुदूर इलाकों में रेलवे पहुंचेगी, भारत के बंदरों के साथ रेल जुड़ेगी, भारत की खदानों के साथ रेल जुड़ेगी, भारत के उपभोक्ता के साथ रेल जुड़ेगी, लेकिन साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी रेलवे स्टेशन जो भी है हार्ट ऑफ द सिटी है। वो जमीन इतनी वैल्यूएबल है, लेकिन आसमान खाली पड़ा है। तो बड़ी समझदारी का विषय है कि भले नीचे रेल जाए, अरे ऊपर एक 10 मंजिला 25 मंजिला चीजें बना दो, वहां पर मॉल हो, थिएटर हो, होटल हो, बाजार हो, रेल के ऊपर चलता रहेगा, नीचे रेल चलती जाएगी, जगह का डबल उपयोग होगा, रेल पर इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। गुजरात में हम लोगों ने सफल प्रयोग किया, फर्स्ट स्टेशन का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर डेवलपमेंट किया। आज गरीब से गरीब बस अड्डे पर जाता है, उसको वही सुविधा मिलती है जो अमीर लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, वो गुजरात ने करके दिखाया है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में हजारों रेलवे स्टेशन है जिसका इस प्रकार का डेवलपमेंट हो सकता है। आप सबको याद होगा जिस दिन ये महात्मा मंदिर का शिलान्यास किया था, गोल्डन जुबिली ईयर था गुजरात का 2010 में, और 1 मई के दिन इसी जगह पर बोलते हुए मैंने कहा था कि महात्मा मंदिर आज जो नींव डाली गई है, और मैं साफ देख रहा हूं एक दिन ऐसा आएगा जब इसी महात्मा मंदिर में विश्व के दिग्गज लोग बैठ करके विश्व शांति की चर्चा करते होंगे। महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ महात्मा मंदिर, लेकिन उस महात्मा मंदिर को तो हमने बना दिया, इतना तेजी से बना दिया। अब उन व्यवस्थाओं की जरूरत है कि इस प्रकार के दुनिया के दिग्गज आकर के ठहरे। ये रेलवे स्टेशन पे जो होटल बन रहा है, इसमें आने वाले लोग स्वाभाविक रूप से महात्मा मंदिर के कन्वेंशन सेंटर का उपयोग करेंगे, रुकेंगे यहां, मीटिंग करेंगे वहां, और हेलीपैड ग्राउंड पर प्रदर्शनी होगी। यानी एक प्रकार से पूरा कॉरिडोर, रेलवे हो, महात्मा मंदिर हो, हेलीपैड का इलाका हो, ये पूरा का पूरा एक पूरे हिंदुस्तान के बिजनेस एक्टिविटी का एक मैग्नेटिक सेंटर बनने की संभावना मैं देखता हूं। और इसलिए रेलवे स्टेशन पर बन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे तो जा ही रही थी, जमीन पड़ी थी, लेकिन उसका इसके साथ जोड़कर के उपयोग करना, और जिसके कारण महात्मा मंदिर पर 365 दिन में 300 दिन तक बिजी रहे, ऐसी इसके साथ सीधी सीधी संभावना बनी है। विश्व स्तर के कोई कार्यक्रम करने हैं, उसके लिए भी संभावना इसके साथ पैदा हो रही है, और रेलवे के विकास का भी ये आधार बनती है। ये हिंदुस्तान का पहला प्रकल्प आज गांधीनगर शुरू हो रहा है, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के और स्थान पर भी आगे बढ़ेगा। हमारे सुरेश प्रभु जी ने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी। डिजिटल इंडिया का जो सपना है उसको पूरा करने की दिशा में काम हो रहा है। कुछ लोगों को कभी कभी आशंका होती है, हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, उनको क्या समझ होगा, आपको हैरानी होगी। भारत की रेलवे में 60-70% लोग ऑनलाइन टिकट परचेज करते हैं। 60-70% हुआ, ऑनलाइन टिकट परचेज करते हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है। सामान्य मानवी जो रेल जाता है वो भी आज ऑनलाइन रेलवे की टिकट बुकिंग करा रहा है और ले रहा है। वाईफाई के कारण अनुभव आया है कि आज हिंदुस्तान में और विश्व के सब लोगों का एनालिसिस, अभी गूगल के लोग आए तो वो चर्चा कर रहे थे, भारत के रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की जो कैपेसिटी है वो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है स्टेशन के इलाके में। और उसका परिणाम ये हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ाई करना पसंद करते हैं, चीजें डाउनलोड करके एजुकेशन के लिए उपयोग करते हैं,
वो कोशिश करते हैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जाए और अपने कंप्यूटर पर बैठ करके वो मुफ्त का काम हो जाता है और उसको दुनिया की जो चीज चाहिए उपलब्ध हो जाती है। यानी एक व्यवस्था कैसे बदलाव ला सकती है, इसका उदाहरण 2.5 साल के अंदर हिंदुस्तान की रेलवे ने करके दिखाया है। उसी के तहत आज गुजरात में पूरे देश के लिए उपयोगी ऐसा एक प्रकल्प का प्रारंभ हो रहा है, जो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के और शहरों में भी होगा और रेलवे को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, रेलवे को सामान्य मानव की सुविधा का एक माध्यम बनाना, और रेलवे है जो देश को गति भी देती है, रेलवे है जो देश को प्रगति भी देती है। मैं गुजरात के लोगों को, गांधीनगर के लोगों को और आज वाइब्रेंट समिट की पूर्व संध्या पर ये नजराना देते हुए बहुत गर्व और संतोष का भाव अनुभव करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका इस प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए, और सभी मंचस्थ महानुभावों का भी हम इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आओ जोरदार तालियों भी, हर्षनाद भी, आप सब आभार मानिए माननीय